डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिजेब। आज हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखेंगे किस तरीके से जो आज के 28 स्टेट्स हैं वो कैसे बने, कब बने। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। आप देखेंगे चाहे वो बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स 11th का अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो भी, और बीए एलएलबी का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी वहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। ये यूट्यूब चैनल है लर्न विथ जेब, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और ये है हमारा टॉपिक, यहाँ से आपने शुरू करना है। ये आप देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि यूनियन एंड स्टेट्स जो टॉपिक है वो किस पार्ट में है। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, तो ये पार्ट 1 में है, आपको याद रखना है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 में है। और आर्टिकल की अगर बात करें तो 1 से लेकर 4 आर्टिकल यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में बात करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है कि ये किस शेड्यूल में आता है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट शेड्यूल में ये आता है। तो पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है, आपको याद रखना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपको याद रखना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ दो ही नाम मिलता है इंडिया का, एक इंडिया और दूसरा भारत है। तो दो नाम आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंडिया दैट इज भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये देखें, ये आपको ये टर्म याद रखना है कि कभी कभी पूछता है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा गया है या यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का जिक्र नहीं है ना। वो जो फेडरल जो टर्म है, जो वर्ड है, जिससे आपको ये पता चलता है कि टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरेशन वर्ड नहीं है ना। आपको उसके जगह पे क्या मिलेगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलेगा। तो कंट्री, हमारा जो कंट्री है वो यूनियन और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में डिवाइडेड है। आपको पता है स्टेट्स का जो पावर होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, और यूनियन टेरिटरीज का जो पावर होता है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है ना। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, दो ही सिर्फ यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, और वो दो स्टेट के आपको नाम बताना है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स का भी नाम बताना है। तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, जितनी भी हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी इंडिया में, उनका जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट सेंटर से होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको देखो, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि सिर्फ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स। और टेरिटरी का मतलब क्या होता है? टेरिटरी का मतलब होता है कि टेरिटरी जो यूटीज हैं, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो आने वाली टेरिटरीज हैं, कल को मान के चलो कि किसी और जगह पे हमने कब्जा कर लिया, है ना, जंग लड़ा और वो हमारे अंडर में आ गया, तो वो भी कल को हमारे पार्ट बन जाएगा। है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, समझ रहे हो? जो यूनियन टेरिटरी, देखो, स्टेट्स का मतलब, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट्स, ठीक है। और टेरिटरी का मतलब क्या होता है? टेरिटरी का मतलब देखो, स्टेट्स भी शामिल है और यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है, दोनों मिला मिला के टेरिटरी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 1 में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है और दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत। दूसरा चीज, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 में जो भी कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? यूनियन पार्लियामेंट बनाएगी, यानी स्टेट के पास पावर नहीं है। ये पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि किस स्टेट को छोटा करना है, बड़ा करना है, नाम चेंज करना है किसी स्टेट का, तो वो सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट कर सकती है। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे यहाँ पे, यूनियन पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं पार्लियामेंट में, बट वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? यूनियन पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके पास राइट है क्या करने का? एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। क्या करता है आर्टिकल 2? क्या कह रहा है कि नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करने का अधिकार देता है आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। यानी कि नया स्टेट बनाने का राइट है।
ये आर्टिकल 2 कहता है। और क्या होता है, एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ये भी कह रहा है कि जो पहले से ही मौजूद है और उसको अगर इंडिया में शामिल करना है तो भी वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। और ये सब कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट मतलब यूनियन पार्लियामेंट। फिर तीसरा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, यानी कि ऐसे भी स्टेट इंडिया में शामिल हो सकती हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना, यानी कि पहले वो स्टेट नहीं थी, नया स्टेट बना दिया गया, तो वो जो इंडिया में शामिल होंगी वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत होंगी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आर्टिकल 3 में देखें, आर्टिकल 3 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 3 में अगेन पार्लियामेंट के पास ही पावर है। क्या पावर है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि इसमें भी नया स्टेट बनाने का अधिकार दिया गया है, बट कैसे, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए यूपी है, ठीक है, यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको पूर्वांचल वाला एरिया कहा जाता है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। तो गाजीपुर का जो बिल्कुल किनारा वाला छोर है ना, जो गंगा से सटा हुआ है, गंगा क्रॉस करते ही आप बिहार पहुंच जाते हैं। तो वो जो रोड, वो जो जगह है ना, मान लो कि ये गाजीपुर में एक गांव पड़ता है ताजपुर कुर्रा, उसके जस्ट बाद एक नदी क्रॉस करना पड़ता है कर्मनासा, और फिर आप बिहार चले जाते हो। तो कल को ये कहा जाए कि वो जो कुर्रा है, ताजपुर कुर्रा, उसको कहाँ दे दो, उसको बिहार में कर दिया जाए, है ना। तो ये कौन करेगा, ये पार्लियामेंट करेगी, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट करेगी आर्टिकल 3 के तहत। ये तो एक छोटा सा मैं पार्ट बता रहा था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नए स्टेट को बनाना, टेरिटरी को सेपरेट करके। अब यहाँ पे देखो भाई, अगेन पूर्वांचल की बात करूँ मैं, यूपी में एक पूर्वांचल की डिमांड उठती है कि भाई पूर्वांचल को एक नया स्टेट बना दिया जाए। तो ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना, है ना। तो इसी स्टेट को, यूपी को बाइफरकेट करके आपने क्या कर दिया, पूर्वांचल बना दिया। ये पूर्वांचल स्टेट अगर बन गया तो वो किस आर्टिकल के तहत बनाया जाएगा, वो आर्टिकल 3 के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है इसमें कि या तो किसी एक टेरिटरी को सेपरेट कर दो, या अभी लेटेस्ट एग्जांपल देख लो यार, जम्मू कश्मीर का है कि उसको यूटी बना दिया गया। तो वो किसने किया, पार्लियामेंट ने किया। किस आर्टिकल के तहत किया गया था, तो आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। ठीक है, या फिर दो यूनियन टेरिटरीज या दो स्टेट को एक में मिला दो, कल को यूपी और बिहार को एक में मिला दिया जाए, तो ये किस आर्टिकल के तहत होगा, 3 के तहत होगा। और यूनियन पार्लियामेंट ही सिर्फ कर सकती है। चलो दूसरा क्या करना है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट। ये आर्टिकल 3 में है कि अगर किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना है तो आर्टिकल 3 उसके लिए जिम्मेदार है ना। अगेन यूपी है और वो मान लो बक्सर एक ज़िला है बिहार का, अगर उस बक्सर ज़िले को क्या कर सकते हैं, यूपी में मिलाना चाहो तो आर्टिकल 3 के तहत उसको मिलाओगे। ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया। डिमिनिश भी कर सकते हो, उसको कम भी कर सकते हो। मान लो कल को ये कह दिया गया कि भाई गाजीपुर जो ज़िला है वो अब यूपी का पार्ट नहीं होगा, तो ये भी आर्टिकल 3 के तहत हो गया, है ना। तो ये सब प्रावधान है आर्टिकल 3 के तहत कि भैया एक स्टेट को आप सेपरेट करके दो अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, दो को एक कर सकते हैं, प्लस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब काम कौन करेगा, ये पार्लियामेंट करेगी, और आर्टिकल 3 के दायरे में ये सब किया जाएगा। फिर उसके बाद आप इधर आए, यहाँ पे देखो दो कंडीशन है ये सब काम करने के लिए, कि अगर मान लो किसी दो स्टेट को मिला रहे हो, मर्ज कर रहे हो, एक बड़ा सा स्टेट बनाना है, या फिर एक स्टेट को तोड़ के कई स्टेट बनाना है, जैसे कि पूर्वांचल एक अलग स्टेट बनाना चाहते हो, तो दो कंडीशन है। सबसे पहले क्या करोगे कि कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, और जब भी इस तरीके के बिल जिसमें आप स्टेट के नाम चेंज करना चाहते हो, उसके बाउंड्री को डिमिनिश या फिर लार्ज करना चाहते हो, या फिर दो स्टेट को मिलाना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो, आप जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल में देख लें कि क्या हुआ था। किसी भी बिल को क्या करना पड़ता है, पहले पार्लियामेंट में, यानी कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में टेबल किया जाता है, ठीक है, पेश किया जाता है। और जब भी वो बिल को पेश करोगे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, तो उस सबसे पहले प्रायर परमिशन लेना होगा किसका, प्रेसिडेंट का। यानी कि बिल, इस तरीके के बिल जिसमें स्टेट्स का नाम चेंज करना हो या फिर स्टेट्स को तोड़ना है ना, या स्टेट्स को जोड़ना है,
तो ऐसे बिल को पेश करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से मंजूरी लेनी होती है। पहला ये शर्त है, तो ये शर्त याद रखना, एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। दूसरा देखो, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू स्टेट लेजिस्लेचर विद इन स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि अभी ये प्रेसिडेंट के पास आप गए, ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट क्या कहेगा, आपको क्या जवाब देगा, उससे पहले वो क्या कहेगा, स्टेट से पूछेगा कि हाँ भाई साहब, आपके एक अर्जी आई है कि आपके स्टेट को ऐड करना है, मतलब आपके स्टेट को दूसरे स्टेट से मिलाना है ना। तो कोई स्पेसिफिक पीरियड में वो जो प्रेसिडेंट है वो उनसे पूछेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से। अब स्टेट लेजिस्लेचर भले ही कोई जवाब दे, अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनके बातों को माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये सब फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से, कि जब भी इस तरीके का कोई बिल किसी भी हाउस में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना होगा, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा अगर सवाल ये भी हो सकता है कि मान लो यूटी का ही नाम चेंज करना पड़े, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ है ना, यूटी का नाम चेंज करना पड़े, एरिया को अल्टर करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे किसी को नहीं भेजा जाएगा, है ना। मतलब कि उस यूटी के जो लेजिस्लेचर होगा, जैसे जम्मू कश्मीर, है ना, तो अगर अब जम्मू कश्मीर को चेंज करना है, जम्मू कश्मीर को फिर से अगर स्टेटस दिया जाए स्टेट का, तो वहाँ के अभी तो लेजिस्लेचर है भी नहीं, चुनाव ही नहीं हुआ है वहाँ पे, तो अब वहाँ के लेजिस्लेचर को रिकमेंडेशन नहीं भेजा जाएगा कि भैया आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कर दिया जाए या नहीं किया जाए। तो ये हो गया। अब देखो आपको और क्या याद रखना है इसमें, ये सब BA-LLB के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल पूछा जाता रहा है। अब यहाँ देखो इंडिया को क्या कहा गया, इंडिया को कहा गया है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये बिल्कुल टर्म, ये बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, अब इसका हिंदी इंग्लिश मत समझो कि क्या है, सिर्फ इतना से समझ लो कि इंडिया को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, सभी स्टेट के पावर बराबर नहीं है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि लोकसभा में आप देखें यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा में भी इनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं कि किसी स्टेट के बहुत कम होते हैं, तो पावर बराबर नहीं है। यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब ये होता है कि भारत में यूनियन जो है स्टेट को तो तोड़ सकती है, स्टेट के साथ कुछ भी कर सकती है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट को क्या करेगी, दो स्टेट को आपस में मर्ज करके एक स्टेट बना देगी, एक स्टेट को दो में बांट देगी, चार में बांट देगी, जो भी करना है, नाम चेंज कर सकती है, एरिया को अल्टर कर सकती है, एरिया को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। बट बहुत सारे स्टेट मिलके इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि कल को दो चार स्टेट साथ में आए और कहें कि नहीं भाई इंडिया का नाम ही चेंज कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया के एरिया को चेंज कर दो, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, यही कहता है इंडिया, जो ये टर्म है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि पावर बराबर नहीं है ना। अलग अलग इस आपको पता है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर को अब तक दिया जा रहा था आर्टिकल 370 से पहले, अभी भी आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हटा नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं, और भी स्टेट्स हैं जिनको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, 371 ए बी सी डी इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया को क्या कहा गया है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और यूएसओ को क्या कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा जाता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो पार्लियामेंट है वहां की, जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसे अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना पड़ेगा तो दोनों की पावर बराबर है ना, मतलब अकेले नहीं कर सकते, उनको स्टेट से परमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और यूएसओ को कहेंगे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, पहली बात कि 50 स्टेट हैं, है ना, और 50 स्टेट के जो अपर हाउस है उसमें दोनों का जो हर स्टेट से सिर्फ 2 ही मेंबर चुने जाते हैं, यानी कि टोटल 100 मेंबर्स, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है
तो राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेस पे जिस भी स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं। बट वहाँ पे जो अपर हाउस है जिसको सीनेट कहते हैं अमेरिका में, तो वहाँ के हर, चाहे वो छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, हर स्टेट से सिर्फ 2 ही मेंबर चुने जाते हैं। इसलिए वहाँ के जो यूएसए है उसको क्या बोला जाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब उसके बाद बात करेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के, कि भाई जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान को चलाना, है ना। अब ये बात उठी कि भाई किस तरीके से स्टेट होंगी, जो स्टेट्स बनाई जाएंगे किस बेसिस पे बनाए जाएंगे। उसके लिए एक कमीशन बिठाई गई जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में उसको बनाया गया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में। अब उससे पहले ये सारी कमीशंस आप देख लें कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन है जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि भाई ये बताइए कि क्या लैंग्वेज के बुनियाद पे स्टेट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो कई कमिटीज़ आप देखेंगे। तो जो पहली कमेटी बनाई गई इस तरीके से जिसको स्टडी करना था कि क्या लैंग्वेज के बुनियाद पे स्टेट्स को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, वो थी एस्केधर कमेटी। एस्केधर कमेटी कब बनाई जा रही है, जून 1948 में। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ठीक है भाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर दो, यानी कि स्टेट्स बनाओ। बट बेसिस इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनाइए। फिर दूसरी कमेटी बनाई गई जेवीपी के नाम से दिसंबर 1948 में, और जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सिद्धारमैया थे। तो ये तीनों मेंबर हैं, इन्हीं को जेवीपी कमीशन कहते हैं। तो ये जो दिसंबर 1948 में बनाई गई है, इसमें कोई चेयरमैन नहीं था। इसमें कौन चेयरमैन था, ये एस्केधर ही चेयरमैन थे, इसमें कोई चेयरमैन नहीं था। और अप्रैल 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, लैंग्वेज को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मत करिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जेवीपी जो कमीशन है उसने लैंग्वेज को दरकिनार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 1953 में, आपको देखो ये 1949 है, 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जा रहा है। तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जा रहा है। हालांकि जेवीपी ने क्या कहा था, जेवीपी ने कहा था कि ना भाई साहब, लैंग्वेज के बुनियाद पे स्टेट को मत बनाइए। अब देखो यहाँ पर उसके बाद 1949, अब 1949 के बाद फिर एक और कमीशन बनाई गई फजल अली कमीशन के नाम से, जो कि ये चेयरमैन थे फजल अली। फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में बनाई गई। 3 मेंबर थे, एक तो फजल अली खुद ही थे जो कि चेयरमैन थे, और ये दूसरा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा उसके लिए सॉरी। दूसरा जो नाम है के.एम. पानीकर और तीसरा है एच.एन. खुंजरू। ये 3 नाम आपको याद रखना है। फजल अली कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसी के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, और इसी के तहत जो आंध्र प्रदेश है उसको बताया गया कि नहीं भाई साहब, आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। जब जैसे ही आंध्र प्रदेश, हालांकि आंध्र प्रदेश के बनने के बाद ये कमीशन बनाया गया है ना। आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में ही बन रहा है, बट ये फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 की है। जो 3 मेंबर हैं उनको याद रखना है, फजल अली जो कि चेयरमैन हैं, के.एम. पानीकर हैं और एच.एन. खुंजरू हैं। सितंबर 1955 में इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है, और इन्होंने कहा कि ना, हाँ, लैंग्वेज के बिना पे ही आप स्टेट बनाइए। तो ये आपको याद रखना है कि अब देखो इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि फजल अली कमीशन ने के रिपोर्ट के बाद फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया है, तो वो गलत है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया, उसके बाद से फजल अली कमीशन बनाई गई, ठीक है। और इसने क्या कहा कि हाँ भाई, लैंग्वेज के बिना पे ही आप स्टेट को बनाइए। मगर इसने क्या कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप थोपिए नहीं। ये आपको याद रखना है कि देखो, लैंग्वेज शुड बी द बेसिस, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये कोई स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज को आप प्रमोट मत करिए। ऑफिशियल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को मत बना दीजिए ताकि बाकी के जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा दब के रह जाए, ऐसा नहीं करना है। इसने ज़रूर ये एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भाई, लैंग्वेज के बिना पे ही स्टेट बनाने चाहिए, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। ये फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। और देखो, अब देखो सवाल क्या होता है, आप एज ए स्टूडेंट गलती कहाँ करते हो,
तो ये जो रिकमेंडेशन दी गई है फजल अली ने जो दिया है, फजल अली ने कहा कि ठीक है भाई, इस तरीके से मेरी बात मानो और लैंग्वेज के बिना पे ही स्टेट को बनाओ, मगर वन लैंग्वेज वन स्टेट मत करो। और इन्होंने कहा कि 16 स्टेट बनाओ। कितने स्टेट? 16, और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाइए। तो फजल अली कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि 16 स्टेट बनाने चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने चाहिए। अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो कैसे बनाती है ना। देखो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। सवाल अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की दी थी, तो वो 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज है, ये याद रखो। और अगर ये पूछा जाए कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो कि 1956 में पास होगा, उसके तहत कितने स्टेट बनाए गए, तो उसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे। याद रखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान से समझना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से आपने जवाब भी देना है। तो फजल अली का रिकमेंडेशन था कि 16 स्टेट 3 यूनियन टेरिटरीज होने चाहिए, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में पास हुआ उसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956 में, उसी के तहत ये बनाया गया है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का। और 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। दूसरा असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, है ना, जो कि ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु मद्रास हो गए। मैसूर का ही नाम कर्नाटका है अब। और उड़ीसा, ठीक है, और फिर पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। अच्छा, यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था। ठीक है, ये यूपी का। तो ये 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। अब ये दोनों क्या हो गए हैं? ये दोनों स्टेट बन गए हैं। और ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदीवी आइलैंड 1973 में लक्षद्वीप इनका नाम पड़ गया। 1973 में इन तीनों आइलैंड को मिला के, ये तीनों आइलैंड है, इन तीनों आइलैंड को मिला के एक नाम कर दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड, और ये यूनियन टेरिटरी है। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदीव आइलैंड 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप पड़ा है। तो ये याद रखना है। देखो रिकमेंडेशन 16 और 3 का है, बट बनाया कितना गया? 14 और 6 बनाया गया। ये आपको याद रखना है, सवाल जैसे आएगा वैसे ही आपको जवाब देना है। अब देखो, अब तक कितना है? 14 स्टेट है। अब आएंगे 15th स्टेट कोई बनेगा। जो 15th स्टेट बना है, देखो ये भी लैंग्वेज के बेस पे ही ये लड़ाई हो रही थी बॉम्बे में, मराठी और गुजराती को लेके। तो भाई बॉम्बे से अलग करके गुजरात बना दिया गया। तो जो मराठी बोलने वाले लोग थे वो महाराष्ट्र में ही रह गए, और जो गुजराती बोलने वाले थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया। तो 15th स्टेट जो बनाया गया वो है गुजरात 1960 में, याद रखो। ये भी लैंग्वेज के बेस पे ही बनाया गया है, याद रखो। सेकेंड लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बनाया गया है वो कौन सी बनाई गई है? वो है ये गुजरात, जो 15th स्टेट है, याद रखो। फर्स्ट आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद देखो दादर एंड नगर हवेली, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थी, उसको यूटी बनाया गया 1961 में। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये 15th स्टेट याद रखना 1961, बट फिर भी थोड़ा सा जहन में याद रखो। गोवा, दमन एंड दीयू, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था 1961 में, इसको भी पुलिस एक्शन करके हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में लिया, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया। और अल्टीमेटली 1962 में ये यूटीज बना, यूनियन टेरिटरीज बना। ठीक है, फिर पुडुचेरी कहाँ चला गया? ये पुडुचेरी गायब हो गया। यहाँ देखो, ओके, ये है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी जो है वो फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है, ठीक है, फ्रांसीसियों का कब्जा था इस पे। 1954 में फ्रेंच ने, यानी फ्रांसीसियों ने हिंदुस्तान को सौंप दिया इसको। तो ये याद रखो, पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी था, यानी कि इंडियंस ने पुडुचेरी को कहाँ से हासिल किया? फ्रेंच वालों से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पुडुचेरी कोई एक जगह नहीं है, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको याद रखना है। पुडुचेरी कोई एक जगह नहीं है। पुडुचेरी में एक डिस्ट्रिक्ट है कराईकल, जो कि तमिलनाडु का है डिस्ट्रिक्ट, माहे केरला की डिस्ट्रिक्ट है, यनम आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, और पुडुचेरी खुद ही तमिलनाडु की। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के ही आज जो पुडुचेरी है, जिसको पहले हम पौंडीचेरी कहते थे, वो पुडुचेरी इन्हीं चारों जिले को मिला के बनाया गया है।
कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी तमिलनाडु में है। ये भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है। 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इसको यूटी बनाया गया। तो आप ये सब याद मत रखिए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, हाँ ये याद रखिए कि 1962 में इसको यूटी बनाया गया है। फिर नागालैंड, वो आप याद रखिए, जो गुजरात है 15th स्टेट, यहाँ पे 16th स्टेट बनाया जाएगा नागालैंड। कभी कभी पूछ देता है कि कब बना, ये 1 दिसंबर याद हो या ना हो, याद हो 1963 जरूर याद होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कभी कभी पूछ देगा कि नागालैंड को किस स्टेट से अलग करके बनाया गया था, तो वो याद रखना है असम। असम से अलग करके नागालैंड को बनाया गया 1963 में। फिर 1966 में जब आप आते हैं तो 1966, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखें 1966 में आप आएंगे तो अब पंजाब को बाइफरकेट करके हरियाणा बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी और हिंदी में आपस में थोड़ा सा लड़ाई होता है 1966 में, और जो पंजाब स्पीकिंग पीपल होते हैं उनको पंजाबी, मतलब पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल होते हैं उनके लिए पंजाब हो जाता है, और 17th स्टेट बन जाता है हरियाणा हिंदी स्पीकिंग के लिए। ठीक है, तो हरियाणा बन गया और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। ये लड़ाई हो रही थी हिंदी और पंजाबी को लेके, तो ये हुआ किसके रिकमेंडेशन पे, ये भी पूछता है, तो शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे पंजाब को बनाया गया। अगेन ये देखो, जो लेटेस्ट जो लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बनाया गया है वो यही है, हरियाणा। 17th स्टेट लैंग्वेज के बेस पे ही इसको बनाया गया है, याद रखो इसको। लैंग्वेज के बेस पे जो लेटेस्ट स्टेट है लैंग्वेज के बेस पे वो है हरियाणा। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश को 18th स्टेट बनाया गया 1971 में, ये भी याद रखना है। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को बैक टू बैक बनाया गया। मणिपुर जो है 19th स्टेट है, त्रिपुरा 20th स्टेट है, और मेघालय 21st स्टेट है। ये तीनों जो स्टेट बनाए गए 1972 में, 21 जनवरी 1972 को ये तीनों स्टेट्स को बनाया गया है। आप नंबरिंग भी याद रख सकते हैं, नंबरिंग बहुत कम ही पूछेगा, बट आपको ईयर जरूर याद होना चाहिए। 1972 में ये तीनों स्टेट बनाए गए। फिर उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया 1972 में ही, असम से काट के। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि असम कितना बड़ा होगा उस वक्त, है ना। तो असम से इधर देखो नागालैंड को भी बनाया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी यूटी बनाया गया असम से काट के 1972 में। फिर उसके बाद आप इधर आए तो अब देखिए 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1969 में, और फिर मेघालय को भी असम के अंदर ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे दिया गया, है ना। यानी कि असम के साथ ही रहेगा, बट इसको ऑटोनोमस स्टेट कहा जाएगा मेघालय को। ठीक है, यानी कि मेघालय, असम, और असम से काट के ही मेघालय को बनाया गया। फिर उसके बाद अब आप देखें 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में किया गया, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ये जरूरी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एसोसिएट स्टेट पहले बनाया गया। फिर उसके बाद 22nd स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को, कब, 36। तो यही अमेंडमेंट एक्ट भी पूछता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को स्टेट बनाया गया। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ये आपको याद रखना है। कौन सा नंबर का स्टेट बना, तो 22nd स्टेट बना। फिर मिजोरम 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th और गोवा 25th। ये तीनों स्टेट कब बनाया गया है, 1987 में, याद रखो। तो ये मिजोरम 23rd है, अरुणाचल प्रदेश 24th और गोवा है 25th स्टेट 1987 में। फिर आपको पता है कि सन 2000 में 3 स्टेट और बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, है ना। तो छत्तीसगढ़ को 26th स्टेट, उत्तराखंड को 27th और झारखंड को 28th। तो याद रखना है, झारखंड को बिहार से काट के बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। ये सन 2000 की बात है। और जो लेटेस्ट जो स्टेट है वो आपको पता है, तेलंगाना 29th स्टेट बनाया गया 2 जून 2004 को। बट फिर जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, इसीलिए ये एक और कम हो गया। यानी कि अभी जो प्रेजेंट जो स्टेटस है वो है 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया 2019 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस, कौन कब स्टेट बना, कैसे बना। फिर उसके बाद एक यहाँ पे आप देख लें, इस चीज़ को देख लें थोड़ा सा, इसको वीडियो को मैं रोक देता हूँ, आप इधर आराम से इसको देख लेंगे कि कौन सा स्टेट है और कब बना, किस तरीके से। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को ये अलग अलग यूटीज़ बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। बाकी ये सब आप डेट देख सकते हैं। अब कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि किस पर्टिकुलर डेट में कौन सा स्टेट बनाया गया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसको और अगर छोटा मैं कर दूं
तो और बिल्कुल एक ही पेज में ये आ जाएगा। ये फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लें आप कि अभी जो स्टेटस है वो ये है कि 28 स्टेट्स हैं, ये 28 स्टेट्स का नाम है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये इनको मिला दिया गया है, एक ही स्टेट में बना, मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इनको मर्ज कर दिया गया है। इसीलिए अभी 8 स्टेट हैं, 28 यूनियन सॉरी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी दबा देना है। लर्न विथ ज़ेब यूट्यूब चैनल है, इस पे आप बने रहें। और अगर और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है बीए एलएलबी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के एतबार से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपके उस क्वेरी का जवाब दूंगा, और अगर वक्त मिला तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये आप बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो टॉपिक है वो आपका हो गया है ख़त्म। आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है क्लियर।